जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज के इस क्लास में एक नए क्लास का शुरुआत करने वाला एक जो नया बुक है ना आपका यूटीआई की तरफ से बिहार दरोगा मद निषेध अवर निरीक्षक की प्रारंभिक परीक्षा जो आपका होने वाला है 78 पोस्ट का जो भी फॉर्म भरे हैं बिहार दरोगा का जिसका एग्ज़ाम होगा, आप सभी लोग का जो है ना बहुत सारा मैसेज आ रहा था कि आपका 78 पोस्ट के लिए जो प्री एग्ज़ाम होगा उसके लिए स्पेशल प्रैक्टिस सेट करवाइए। तो फाइनली जो है ना यूटीआई की तरफ से एक नया प्रैक्टिस सेट 10 मॉडल प्रैक्टिस सेट का बुक निकाल दिया गया है। और ये जो बुक है ना आपका मार्केट में पटना में हर जगह दुकान पे मिल रहा है। अगर आपका पटना से अलग डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हैं तो 1 से 2 दिन में जो है ना आपका हर वो दुकान पर ये बुक मिलने लगेगा। तो ये बुक लीजिए, बहुत शानदार बुक है। आपका जो बिहार दरोगा 1799 का जो प्री एग्जाम हुआ है उसी पैटर्न पे जो है क्वेश्चन का लेवल दिया गया है। जब पूरी क्लास को देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार इसमें क्वेश्चन है। बाकी आप सभी लोग अपना राय जरूर दीजिएगा, कमेंट में जरूर बताइएगा कि हाँ ये बुक का जो क्वेश्चन है कैसा लगा। और प्लीज़ सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और ये जो है ना आपका नया प्रैक्टिस सेट निकाला गया जिसमें टोटल आपका 10 मॉडल प्रैक्टिस सेट है। और आपका इसमें देखिए मुख्य आकर्षण का बात करें इसमें पूर्णतः परीक्षा पद्धति पर आधारित है और सभी प्रश्नों का जो है ना तार्किक एवं विस्तृत व्याख्या भी है और प्रारंभिक परीक्षा के बदलते पैटर्न के अनुरूप दिया गया। इसमें कथन निष्कर्ष और जो है ना मिलान करने वाला इस प्रकार जो है ना आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो पूरी क्लास को लास्ट तक देखिएगा। आज की क्लास में जो है ना प्रैक्टिस सेट नंबर 1 देखेंगे, तो लास्ट तक देखिएगा। और सभी लोग जो है ना प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इस बुक को जो है ना हम 10 दिन में 10 प्रैक्टिस सेट करवा करके पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। तो सभी लोग जिनको भी बुक चाहिए तो आप अपना नज़दीकी जो बुक स्टोर है वहाँ पे जाइएगा, आपको ये जो बुक है ना आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 1। तो देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 1 का देखिए यहाँ पे दिया हुआ है बिहार अवर निरीक्षक मद निषेध प्रैक्टिस सेट। ठीक है, तो आज के क्लास में प्रैक्टिस सेट नंबर 1 देखेंगे। तो पूरी क्लास को लास्ट तक देखिए और लास्ट में सभी लोग जरूर कमेंट कीजिएगा कि ये जो बुक है ना इस बुक का जो नए पैटर्न पे जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें मद निषेध का जो एग्जाम होगा कैसा क्वेश्चन लगा, सभी लोग जरूर कमेंट कीजिएगा और क्लास जो है लाइक करके जरूर जाइएगा। तो देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 1 का पहला क्वेश्चन देखिए आपका मैथ का ही क्वेश्चन है। देखिए कर है ना कि अभिकथन ए और कारण आर को पढ़िए, नीचे दी गई कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए अभिकथन ए है और यहाँ पे क्या है कारण आर है। यहाँ पे बोल रहा है कि प्रथम 4 विषम संख्याओं का योग क्या है 4 मतलब 4 पर बराबर क्या है 2 होता है। और दूसरा कह रहा है कारण कह रहा है कि प्रथम 25 सम संख्याओं का योग कितना है 650 होता है। इसको बना लीजिएगा। इसका आंसर हम बता दे रहे हैं। इसका जो सही उत्तर होगा ना ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा बी होगा। ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए का जो है सही स्पष्टीकरण क्या है तो नहीं है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 कह रहा है। क्वेश्चन नंबर देखिए 2 कह रहा है कि निम्न विकल्पों में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है बताइए। निम्न में विकल्पों में से कौन सा जोड़ा जो है ना सही सुमेलित नहीं है बताइए। इसमें जो है ना आपका कौन सा गलत है बताइए। चारों को पढ़िए, बताइए इसमें कौन गलत है बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है कि आपका यहाँ पे क्या है ज्वालामुखी पर्वत दिया और यहाँ पे क्या अवस्थिति है, कौन सा ज्वालामुखी पर्वत कहाँ स्थित है इसके बारे में जो है ना बताना है। तो देखिए पहला है विसुबियस ज्वालामुखी कहाँ है तो आपका फिलीपींस में है, यही क्या है तो आपका गलत है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना ए होगा। आगे देखिए कह रहा है फ्यूजियामा कहाँ है तो जापान में है, ये क्या है तो सही है। कोटोपैक्सी बोलेगा तो कहाँ इक्वाडोर में है, ये क्या है सही है। और कोलिमा बोलेगा तो कहाँ मैक्सिको में, ये भी क्या है सही है। तो यहाँ पे ए नंबर जो है ना आपका गलत है। विसुबियस बोलेगा तो कहाँ है आपका फिलीपींस में नहीं, कहाँ इटली में है, कहाँ है तो इटली में है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 3 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है बताइए। इसमें कौन गलत है, इसमें गलत छांटना है ना कि इसमें गलत जो है ना कौन सा है बताइए। तो देखिए पहला है ना कि नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है तो कर्नाटक में ही क्या है बिल्कुल सही है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है कर्नाटक में ही क्या है सही है। दूसरा कह रहा है कि वायनाड वन्य अभयारण्य बोलेगा तेलंगाना में है, ये क्या है तो आपका गलत है। वायनाड का बात करें वायनाड जो है ना वन्य अभयारण्य बोलेगा तो तेलंगाना नहीं, कहाँ होगा केरल होगा, क्या होगा केरल होगा। ठीक है, तब क्या होगा सही होगा। आगे कह रहा है कि सतमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र बोलेगा तमिलनाडु में क्या है सही है। और पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान बोलेगा तो आंध्र प्रदेश में क्या है सही है। तो यहाँ पे ए सी और डी सही, लेकिन बी नंबर क्या है तो गलत है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 4 कह रहा है कि महोगनी और रोजवुड किस प्रकार के वनों में जो है ना पाया जाने वाला वृक्ष है बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि महोगनी और रोजवुड किस प्रकार के वनों में पाए जाने वाला वृक्ष है बताइए। तो 4 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा उष्णकटिबंधीय क्या है सदाबहार वनों में, कहाँ पाया जाता है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में जो है ना पाया जाता है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि भारत के लौ अयस्क क्षेत्रों में से कौन सा विकल्प जो है ना सही सुमेलित है बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि भारत के लौ अयस्क क्षेत्रों में से कौन सा विकल्प क्या है बिल्कुल जो है ना सही है, बताना है कि इसमें जो है ना सही कौन सा है। तो देखिए पहला है ना आरी डोंगरी लौ अयस्क कहाँ है तो कर्नाटक में है, ये क्या है तो आपका जो है ना गलत है। ये आपका आरी डोंगरी बात करें कहाँ है तो आपका छत्तीसगढ़ में ना कि कर्नाटक में है। दूसरा देखिए कह रहा है नोवा मुंडी कहाँ है उड़ीसा में है, ये भी क्या है आपका गलत है।
नोआ मुंडी का बात करें, नोआ मुंडी कहाँ है, तो आपका जो है नोआ मुंडी की बात करें कहाँ है, झारखंड में है। तीसरा कह रहा है कि बेलाडीला कहाँ है, छत्तीसगढ़ में, ये क्या आपका सही है, तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। आगे देख रहा है डी नंबर कह रहा है गुरु माहिसानी बोलेगा तो झारखंड में है, ये क्या है आपका जो है ना गलत है, ये क्या है गलत है। गुरु माहिसानी की बात करें कहाँ है, उड़ीसा में, तो याद रखिए ना कि गुरु माहिसानी बोलेगा तो उड़ीसा में, नोआ मुंडी बोलेगा तो झारखंड में, कुद्रेमुख बोलेगा तो कर्नाटक में, और बैलाडीला या तो आरी डोंगरी बोलेगा तो कहाँ है, छत्तीसगढ़ होगा, और रत्नागिरी बोलेगा तो महाराष्ट्र, चंद्रपुर बोलेगा क्या होगा, महाराष्ट्र होगा। इसमें गलत पूछा था ना, गलत मतलब सही सुमेलित बोला था ना, सही क्या है ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी केवल क्या है सही है, बाकी तीनों क्या है गलत है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 6 बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है। इसमें सही कूट का चयन कीजिए, इसमें जो है ना आपका चारों मिलाइए, तीनों में देखिए कौन सही है, बताइए कौन सही है, बताइए। तो देखिए यहाँ पे सूची 1 में क्या है, तो नहर है, और सूची 2 में क्या है, जोड़ती है। देखिए पनामा नहर जो है ना किसको जोड़ता है, देखिए पनामा नहर की बात करें, पनामा नहर जो है ना क्या करता है, तो पनामा नहर क्या है, अटलांटिक महासागर को जो है ना, अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है, ये क्या है तो सही है। बात करें दूसरा क्या है, सुएज नहर, सुएज नहर क्या करता है, तो लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है, ये भी क्या है तो सही है। तीसरा है कील नहर, कील नहर क्या करता है, कील नहर जो है आपका बाल्टिक सागर से उत्तरी सागर को जोड़ता है, ये भी क्या है तो सही है। तो पनामा नहर बोलेगा तो अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है, सुएज नहर का बात करें तो लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है, और कील नहर का बात करें तो बाल्टिक सागर को जो है उत्तरी सागर से जोड़ता है, जिसमें तीनों क्या है बिल्कुल सही है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना सी होगा, 1 2 3 तीनों कथन क्या है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 7 करा है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात के बनने के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब कौन सा कथन इसमें गलत है, बताइए। पहले क्वेश्चन को समझिए, करा उष्णकटिबंधीय चक्रवात के बनने के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, बताइए कौन गलत है। तो देखिए पहला करा है कि समुद्र का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक होना चाहिए, ये क्या है तो सही है। दूसरा करा है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात निम्न अक्षांशों में से भूमध्य रेखा के जो है ना 5 डिग्री अक्षांश के भीतर समुद्र में बनते हैं, ये क्या है तो आपका जो है ना गलत है, ये क्या आपका गलत है। यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना बी होगा। याद रखें ना कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के महासागरों से में उत्पन्न तथा विकसित होने वाले चक्रवातों को उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहते हैं, और ये जो है ना 5 डिग्री से 30 डिग्री उत्तर तथा 5 डिग्री से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य उत्पन्न होता है। आगे देखिए करा है कि समुद्र के ऊपर वायुमंडल में उच्च आर्द्रता का अंश होना चाहिए, ये क्या है तो आपका सही है। और डी नंबर कह रहा है गति अथवा ऊंचाई के साथ दिशा में अत्यल्प परिवर्तन के साथ क्षीण वायु आवश्यक है, ये भी क्या है तो सही है। तो यहाँ पे ए सी डी सही, लेकिन बी नंबर क्या है तो गलत। उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 8 कह रहा है कि जय मंडल रिजर्व शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि जय मंडल रिजर्व शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया है, बताइए। तो 8 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा एडवर्ड सुएस के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है करा है कि जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व के आधार पर बढ़ते हुए क्रम में जो है राज्यों को व्यवस्थित करें, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है ना कि जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व के आधार पर बढ़ते हुए क्रम में जो है ना सजाएं, क्या होगा बताइए। बढ़ते हुए क्रम में क्या होगा, कूट के आधार पर उत्तर का चुनाव करें, बताइए कौन कौन होगा, बताइए। तो यहाँ पे देखिए जनसंख्या घनत्व पूछा है ना, तो यहाँ पे पहले क्या होगा आपका जो है ना अरुणाचल प्रदेश होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जो है ना बढ़ते क्रम पूछा है ना, तो जनसंख्या के घनत्व के बढ़ते क्रम में तो पहले क्या होगा अरुणाचल प्रदेश होगा, उसके बाद आपका मिजोरम होगा, उसके बाद आपका जो है ना मिजोरम के बाद आपका क्या होगा तो सिक्किम होगा, सिक्किम के बाद क्या होगा नागालैंड होगा। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना 2 1 3 4 होगा, क्या होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। तो याद रखिएगा कि अरुणाचल प्रदेश में जनसंख्या घनत्व कितना है, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, कितना है 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अगर बात करें कि मिजोरम में जनसंख्या घनत्व कितना है, मिजोरम में जो है ना आपका 52 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अब बात करें सिक्किम में कितना है, सिक्किम में जो है ना आपका 86 है, और नागालैंड में बोला है कितना 119 है, कितना 119 है, याद रखिएगा ठीक है। तो इस प्रकार आपका उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है ना आपका राइट है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कितने भारतीय राज्यों की सीमा रेखा भूबद्ध है, मतलब लैंड लॉक और जिनकी जो है ना कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि निम्नलिखित में से कितने भारतीय राज्यों की सीमा रेखा भूबद्ध मतलब लैंड लॉक और जिनकी कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है, बताइए क्या होगा, कितना है। तो 10 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना सी होगा, कितना है तो 5 है। याद रखिएगा ना कि भारत में से कुल 5 राज्य है जो पूरी जो है ना भू आबद्ध है और तथा इनसे कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है। और ये जो 5 राज्य है ना कौन कौन है, तो छत्तीसगढ़ है, हरियाणा है, झारखंड है, मध्य प्रदेश और क्या है तेलंगाना। कौन कौन है, छत्तीसगढ़, हरियाणा, झारखंड, मध्य प्रदेश और क्या है तेलंगाना है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 11 करा है कि शिशु मृत्यु दर जो है ना क्या है, बताइए। शिशु मृत्यु दर जो है ना क्या है, बताइए क्या होता है।
तो 11 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना आपका बी होगा। हर 1000 जीवित जन्मों में से पहले जन्मदिन से पहले मरने वालों की बच्चों की संख्या क्या होता है? अनुपात होता है। क्या होता है? शिशु मृत्यु दर कहलाता है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट सही करा कि विश्व का सबसे शुष्क रेगिस्तान जो है ना कौन सा? बताइए, विश्व का सबसे शुष्क रेगिस्तान कौन सा है? तो 12 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना आपका डी होगा। अट्टाकामा है। क्या है? तो अट्टाकामा है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए। 13 का कि निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय उद्यान वन्य विहारण बिहार में? बताइए, यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि इसमें कौन सा राष्ट्रीय उद्यान या वन्य विहारण बिहार में? बताइए, कोड का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनिए। बताइए कौन कौन सा राष्ट्रीय उद्यान या वन्य विहारण बिहार में? बताइए कौन कौन है? तो देखिए, पहला वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बोलेगा तो कहाँ है? बिहार में है। दुधवा बोलेगा आपका बिहार में नहीं, कहाँ है? यूपी में है। बात करें गजनेर, गजनेर जो है ना आपका वन्य विहारण बोलेगा कहाँ है? तो ये आपका बिहार में क्या है? तो नहीं है। ये क्या है? बिहार में जो है ना आपका नहीं है। ठीक है, गजनेर बोलेगा तो कहाँ है? राजस्थान में है। और नेक्स्ट है भीम बांध वन्य विहारण बोलेगा तो कहाँ है? आपका बिहार में। तो यहाँ पे बिहार में कौन कौन हो गया? 1 और 4 हो गया ना। दुधवा बोलेगा यूपी में, और आपका गजनेर बोलेगा तो कहाँ हो जाएगा? राजस्थान में। तो यहाँ पे वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान और भीम बांध वन्य विहारण बोलेगा तो कहाँ है? आपका बिहार में। तो उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। 1 और 4 होगा, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 14 कह रहा है कि यहाँ पे अभी कथन ए है और यहाँ पे कारण आर है, दोनों को पढ़िए। कह रहा अभी कथन देखिए, ए कह रहा कि पृथ्वी के आकार को भू आभ कहा जाता है। बताइए क्या सही है क्या गलत है? बताइए। अब कारण आर कह रहा है कि पृथ्वी जो है ना ध्रुवों के निकट गोलाकार है। बताइए दोनों में से जो है ना कौन कौन सही है, कौन गलत है? बताइए क्या होगा? तो देखिए पहला कह रहा है ना कि क्या बोल रहा है अभी कथन ए कह रहा है कि पृथ्वी के आकार को भू आभ कहा जाता है, मतलब जियोड कहा जाता है। ये क्या है? सही है। और कारण आर कह रहा है कि पृथ्वी ध्रुवों के निकट गोलाकार है। ये क्या है? तो आपका जो है ना गलत है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना सी होगा। ए सही है, किंतु आर क्या है? तो गलत है। तो यहाँ पे याद रखिएगा ना कि पृथ्वी के आकार को भू आभ कहा जाता है, और भू आभ का जो अर्थ होता है ना, पृथ्वी का समान आकार होता है, और पृथ्वी के ध्रुवों के निकट थोड़ी चपटी अर्थात या संतरे के आकार की है, इसलिए इसे भू आभ कहते हैं। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 15 कह रहा है कि 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब आलम बहादुर का खिताब जो है ना दिया था? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा कि 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब आलम बहादुर का खिताब दिया था? बताइए। तो 15 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। बख्त खान। क्या होगा? तो बख्त खान होगा। क्या होगा? तो बख्त खान होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट आई करा कि महात्मा गांधी की पुस्तक हिंद स्वराज किस वर्ष लिखी गई? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा कि महात्मा गांधी की पुस्तक हिंद स्वराज किस वर्ष लिखी गई? बताइए। तो 16 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका ए होगा। 1909 में। कब लिखा गया? 1909 में लिखा गया। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट सही करा कि महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा कि महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे? बताइए। तो 17 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा ब्रह्मदत्त थे। कौन थे? ब्रह्मदत्त थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट आएगा कि समन्वय अवज्ञा आंदोलन को वापस लेते हुए गांधी जी ने इरविन के साथ कब समझौते पर जो है हस्ताक्षर किया? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि समन्वय अवज्ञा आंदोलन को वापस लेते हुए गांधी जी ने इरविन के साथ कब समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो 18 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा 5 मार्च 1931 को। कब किया? 5 मार्च 1931 को, याद रखिएगा। नेक्स्ट आएगा कि पूर्ण स्वराज की मांग को कांग्रेस के द्वारा औपचारिक रूप से किस अधिवेशन में जो है ना मान लिया गया? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा कि पूर्ण स्वराज की मांग को कांग्रेस के द्वारा औपचारिक रूप से किस अधिवेशन में मान लिया गया? बताइए। तो 19 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा लाहौर अधिवेशन। क्या होगा? लाहौर अधिवेशन होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट आई करा कि रूसी क्रांति के दौरान शांति, भूमि और रोटी का नारा जो है ना किसने दिया? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि रूसी क्रांति के दौरान शांति, भूमि और रोटी का नारा किसने दिया? बताइए। तो 20 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा बोल्शेविक। क्या होगा? बोल्शेविक ने दिया। तो शांति, भूमि और रोटी का नारा बोल्शेविक ने दिया, जिसे लेनिन ने लोकप्रिय बनाया। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए कि इस कह रहा है कि निम्नलिखित संधियों को कालक्रम में से जो है ना सजाएं तथा दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। मतलब कौन सा संधि जो है ना कब हुआ था, कौन सा संधि बाद हुआ था, इसके बारे में जो है ना क्रम के अनुसार क्या है सजाना है। तो देखिए पहला है ना अमृतसर की संधि। अमृतसर की संधि कब हुआ था? तो अमृतसर की संधि जो हुआ था 1809 में हुआ था। कब हुआ था? 1809 में हुआ था, याद रखिएगा। और बात करें कि बेसिन की संधि कब हुआ था? बेसिन की संधि जो हुआ था ना 1802 में हुआ था। कब हुआ था? 1802 में हुआ था। और नेक्स्ट है श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुआ था? तो श्रीरंगपट्टनम की संधि की बात करें कब हुआ? 1792 में। कब हुआ? 1792 में हुआ था। और बात करें कि सालाबाई की संधि कब हुआ? सालाबाई की संधि जो है ना आपका हुआ था ये
आपका 1782 में, कब 1782 में हुआ था। अब बैठा दीजिए कि पहले कौन संधि हुआ, कौन बाद में हुआ। तो देखिए पहला क्या होगा, पहले हो जाएगा आपका सालाबाई की संधि पूरे 1782, उसके बाद हो जाएगा श्रीरंगपट्टनम की संधि होगा 1792, ठीक है। इसके बाद तीसरे नंबर पे कौन होगा, बसंत की संधि हो जाएगा 1802 में, और अमृतसर की संधि हुआ था 1809 में। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा 4 3 2 1, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 22 करा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म जो है ना सही सुमेलित नहीं है, बताइए। इसमें बोला निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म जो है ना सही सुमेलित नहीं, मतलब इसमें जो है ना कौन गलत है, बताइए। यहाँ पे पत्रिका का नाम दिया और इसका लेखक है, बताइए इसमें कौन जो है ना आपका गलत है। तो देखिए पहला है ना भगत सिंह का क्या है, तो द इंडियन सोशोलॉजिस्ट है, ये क्या है, तो आपका जो है ना गलत है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। याद रखिए ना कि दी इंडियन सोशोलॉजिस्ट नामक पत्रिका लंदन में श्यामा प्रसाद कृष्ण वर्मा के द्वारा प्रकाशित किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, द इंडियन सोशोलॉजिस्ट के लेखक बोलेगा तो कौन है, तो यहाँ पे जो है ना श्यामा कृष्ण वर्मा के, किसका है, श्यामा जी कृष्ण वर्मा का है, ठीक है। और बात करें इंडियन स्ट्रगल किसका है, सुभाष चंद्र बोस का है, क्या आपका सही है। और बात करें बंदी जीवन किसका है, तो आपका सचिंद्र सन्याल का, ये भी क्या है, सही है। और इंडिया डिवाइडेड बोला किसका है, तो आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, ये भी क्या है, सही है। तो यहाँ पे बी सी डी सही, लेकिन ए नंबर क्या है, तो गलत है। नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में बौद्ध शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र नहीं था, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कराए कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में बौद्ध शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र नहीं था, कौन नहीं था, बताइए। तो 23 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना आपका ये होगा, नागपुर है। कौन, नागपुर नहीं था, लेकिन वल्लभी विक्रमशिला नालंदा था, ठीक है, याद रखिएगा। और यहाँ पे एक पॉइंट याद रखिएगा ना कि अगर पूछेगा कि बौद्ध जो है ना प्राचीन भारत में बौद्ध शिक्षा के केंद्र के प्रमुख जो है ना भारत में कौन कौन जगह है, तो नालंदा विश्वविद्यालय है, तक्षशिला विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, सारनाथ विश्वविद्यालय और महाबोधि मंदिर है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 24 करा है कि अशोक के स्तंभों पर कौन सी लिपि जो है लिखी गई, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि अशोक के स्तंभों पर कौन सी लिपि लिखी गई है, बताइए क्या होगा। तो 24 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा बराही लिपि जो है लिखा गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 25 करा है कि निम्न अभिकथन ए और कारण आर को पढ़िए। यहाँ पे देखिए अभिकथन ए है और क्या है, कारण आर है, दोनों को पढ़िए, बताइए दोनों में से जो है ना कौन सा सही है, कौन गलत है, बताइए क्या होगा, बताइए दोनों में से जो है ना कौन सही है, कौन गलत है। तो देखिए अभिकथन ए कह रहा है कि भारत शासन अधिनियम 1909 जिसे मार्ले मिंटो सुधार कहा गया 1892 के भारत परिषद अधिनियम के बाद की प्रगति का क्या है, संकेत था। ये क्या है, बिल्कुल सही है। भारत शासन अधिनियम 1909 जिसे मार्ले मिंटो सुधार कहा गया 1892 के भारत परिषद अधिनियम के बाद की प्रगति का संकेत था, ये क्या है, सही है। और कारण आर कह रहा है कि 1909 के अधिनियम ने देश में विधायी संस्थाओं की शक्ति बढ़ाने के लिए भारतीय मांगों को पूर्ण किया, ये भी क्या है, तो आपका सही है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना आपका ए होगा। ए आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 26 करा कि अष्टप्रधान का गठन किसने किया था, बताइए। अष्टप्रधान का गठन जो है ना किसने किया था, तो 26 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा शिवाजी ने। किसने किया, शिवाजी ने किया, याद रखिएगा। तो अष्टप्रधान जो है ना शिवाजी द्वारा स्थापित एक प्रशासनिक सलाहकारी परिषद या मंत्री परिषद था, जिसमें जो है ना सबसे प्रमुख पेशवा था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 27 करा कि मगध महाजनपद के बारे में असत कथन का चयन करें, बताइए। इसमें मगध महाजनपद के बारे में जो है ना गलत कथन कौन सा है, बताइए क्या होगा। तो देखिए पहला करा कि मगध का विस्तार मुख्यतः पटना से गया क्षेत्र में था, ये क्या है, आपका सही है। मगध का जो विस्तार है ना मुख्यतः पटना से गया क्षेत्र में था, ये क्या है, सही है। नेक्स्ट है दूसरा करा कि मगध महाजनपद का वर्णन सर्वप्रथम ऋग्वेद में मिलता है, ये क्या है, आपका जो है ना गलत है। मगध महाजनपद का वर्णन जो है ना सर्वप्रथम ऋग्वेद में नहीं, क्या मिलता है, अर्थवेद में मिलता है। किसमें मिलता है, अर्थवेद में मिलता है, ठीक है, इसलिए बी नंबर क्या है, तो गलत है। तीसरा करा कि मगध की प्रारंभिक राजधानी गिरिवज थी, क्या है, सही है। और नेक्स्ट करा कि मगध की स्थापना बिरदत्त ने किया था, ये भी क्या है, सही है। तो यहाँ पे गलत क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी जो है ना गलत है, बाकी ए सी डी क्या है, सही है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 28 करा है कि निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें सती प्रथा का जो है ना प्राचीनतम उल्लेख मिलता है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें सती प्रथा का प्राचीनतम उल्लेख मिलता है, किसमें मिलता है, बताइए। तो 28 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, भानुगुप्त का एरन स्तंभ अभिलेख में मिलता है। आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 29 करा कि किस IIT द्वारा मिट्टी में मौजूद विषैले प्रदूषकों को खत्म करने के लिए बैक्टीरिया विकसित किया गया है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा कि किस IIT द्वारा मिट्टी में मौजूद विषैले प्रदूषकों को खत्म करने के लिए बैक्टीरिया विकसित किया गया है, बताइए। तो 29 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना आपका बी होगा, IIT बॉम्बे में। कहाँ किया गया, IIT बॉम्बे में किया गया, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 30 करा है कि भुवनेश्वर में आयोजित 18वें प्रवासी भारतीय दिवस की जो थीम है ना क्या था, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि भुवनेश्वर में आयोजित 18वें प्रवासी भारतीय दिवस की थीम जो है ना क्या था, बताइए। तो 30 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान होगा।
चलिए आगे देखिए, यहाँ पे सूची 1 को जो है सूची 2 से क्या करना है, मिलान करना है। सूची 1 में क्या है, भागीदार देश है। सूची 2 में क्या है, तो सैन्य अभ्यास है। बताइए कौन सा मिलान सही है, बताइए। इसमें मिलाना है आपका, भागीदार देश को क्या करना है, सैन्य अभ्यास से मिलाना है। तो देखिए पहला है म्यांमार और भारत के बीच जो है ना कौन सा अभ्यास, तो भारत म्यांमार के बीच कौन सा अभ्यास होता है, याद रखिएगा कि भारत म्यांमार के बीच जो है ना कौन सा अभ्यास होता है। इसमें जो है ना इम्बैक्स होता है। क्या होता है, इम्बैक्स बोलेगा तो भारत और म्यांमार के बीच होता है, ठीक है। अगर बात करें कि श्रीलंका और भारत के बीच कौन सा अभ्यास होता है, श्रीलंका और भारत के बीच जो है ना आपका अभ्यास होता है मित्र शक्ति। क्या होता है, मित्र शक्ति होता है। अगर बात करें नेपाल और भारत के बीच कौन सा अभ्यास होता है, तो नेपाल भारत के बीच जो है ना अभ्यास होता है उसका क्या नाम है, सूर्य किरण है। क्या है, सूर्य किरण। बात करें कि भारत बांग्लादेश के बीच कौन सा अभ्यास होता है, तो ये होता है आपका संप्रीति। तो भारत बांग्लादेश के बाद साथ बोलेगा तो कौन सा अभ्यास होता है, संप्रीति होता है। सूर्य किरण बोलेगा तो किन दो देश के बीच होता है, नेपाल और भारत के बीच होता है। इम्बैक्स बोलेगा तो भारत म्यांमार के बीच होता है। मित्र शक्ति बोलेगा भारत और श्रीलंका के बीच होता है। यहाँ पे उत्तर क्या हो जाएगा, 2, 1, 4, 3 किस में है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना बी में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए, आपका 32 का रहा है कि आईसीसी अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2025 का आयोजन जो है ना किस देश में किया गया, बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। करा आईसीसी अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2025 का जो आयोजन है किस देश में किया गया, बताइए। तो 32 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा मलेशिया में। कहाँ किया गया, मलेशिया में। और हाँ एक बात और, जितने भी लोग बिहार पुलिस मध्य निषेध का भी एग्जाम देंगे, आप सभी लोग जो है ना इस क्लास को देखिएगा। और बिहार दरोगा मेंस का जिनका भी एग्जाम होगा इस क्लास को जरूर देखिएगा। सभी लोग जो है इस क्लास को जरूर देखें, क्योंकि आपका अपडेटेड आपका सिलेबस बेस्ड जो है ना प्रैक्टिस सेट है, तो बहुत आपको फायदा करेगा। ऐसा नहीं कि हाँ बिहार दरोगा का पेपर है तो आपको जो है ना बिहार पुलिस मध्य निषेध वाला नहीं देखना है, बिल्कुल देखना है, आपको बहुत फायदा करेगा, ठीक है। बाकी अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट लगाना, इस बुक का अगर प्रैक्टिस सेट लगाना है तो आप सभी को जो है ना आपका संडे को इस बुक का हम प्रैक्टिस सेट नंबर 1 करवाएंगे। तो जिनको भी प्रैक्टिस सेट अगर आपको इस बुक का चाहिए तो आप सभी लोग जो नया 70 दिन का 70 जो प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हुआ है वो ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। उसमें आपका हम संडे को जो है ना आपका अल्टरनेट वाइज आपका सैटरडे संडे को ही ये प्रैक्टिस सेट करवा करके उस ग्रुप में जो है ना खत्म कर दें, एक्स्ट्रा करवाएंगे सैटरडे संडे को। तो जिनको भी अगर इस बुक का स्पेशल प्रैक्टिस सेट चाहिए तो आप सभी लोग जो है ना पहले कॉल कर लीजिएगा। उसके बाद आपको सारा सूचना आपको बता देंगे कैसे आपको ये प्रैक्टिस सेट चलेगा अगर आपको बनाना है तो। बाकी अगर आपको हर जगह वो बुक तो मिल ही रहा है, बुक लेकर के जो है ना प्रैक्टिस सेट लगाइए, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 कर रहा है कि सी बॉक्स पोर्टल के संदर्भ में जो है ना कौन सा कथन गलत है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि सी बॉक्स पोर्टल के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है, बताइए। इसमें कौन सा कथन गलत है, बताइए क्या होगा, बताइए। चारों कथन को पढ़िए, बताइए इसमें कौन सा कथन गलत है सी बॉक्स के बारे में। तो देखिए पहला करा इसमें अधिनियम इसमें अधिनियम के तहत जांच के लिए जो है ना 100 दिन का समय निर्धारित है। ये क्या है आपका जो है ना गलत है, ये क्या है तो आपका गलत है। यहाँ इसमें जो आपका क्या होगा 100 दिन नहीं है, क्या है यहाँ पे 90 दिन होगा। क्या होगा 90 दिन होगा, इसलिए क्या है इसमें जो गलत है ना उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा। बाकी जो सही है उसको देख लेते हैं। करा सी बॉक्स पोर्टल के बारे में यह महिला और बाल विकास मंत्रालय की एक पहल है, क्या है सही है। दूसरा करा कि कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम संबंधी अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों को बेहतर कार्यान्वयन में मदद करने के लिए डिजाइन की गई है, एक ऑनलाइन प्रणाली है, ये भी क्या है तो सही है। और डी नंबर करा यह जो है ना यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों की निगरानी करने में मदद करता है, ये भी क्या है तो सही है। तो यहाँ पे आपका BCD सही है, लेकिन ए नंबर क्या है तो गलत है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 34 का रहा है कि 25वें फीफा विश्व कप 2034 मेजबानी जो है ना किस देश में सौंपी गई, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि 25वें फीफा विश्व कप 2034 की मेजबानी किस देश को सौंपी गई, बताइए। तो 34 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा सऊदी अरब को। किसको सौंपा गया, सऊदी अरब को। नेक्स्ट है करा कि हाल ही में जारी वैश्विक जलवायु परिवर्तन सुप्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत का जो है ना कौन सा स्थान है, बताइए। हाल ही में जारी वैश्विक जलवायु परिवर्तन सुप्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत का जो है ना कौन सा स्थान है, बताइए। तो 35 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा 10वां स्थान है। क्या है तो 10वां स्थान है, ठीक है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि टाइम्स हायर एजुकेशन के 2026 की वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में शीर्ष 200 विश्वविद्यालयों में से भारत के कितने विश्वविद्यालय शामिल है, बताइए। कह रहा है कि टाइम्स हायर एजुकेशन के 2026 की वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग शीर्ष 200 विश्वविद्यालयों में भारत के कितने विश्वविद्यालय शामिल है, बताइए। तो 36 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा 0, मतलब एक भी विश्वविद्यालय क्या है शामिल नहीं है। तो टाइम्स हायर एजुकेशन 2026 की वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के 22वें संस्करण में विश्व के 200 विश्वविद्यालयों में से भारत का कोई भी विश्वविद्यालय क्या है शामिल नहीं है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है कि हाल ही में यूके ने चागोस द्वीप समूह की संप्रभुता किस देश को हस्तांतरित करने के लिए एक ऐतिहासिक समझौते की घोषणा की है, बताइए। तो 37 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा मॉरिशस। क्या होगा तो मॉरिशस होगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में तटरक्षक बल में शामिल अदम्य श्रेणी का दूसरा गश्ती पोत का जो नाम है ना क्या है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में तटरक्षक बल में शामिल अदम्य श्रेणी का दूसरा गश्ती पोत का जो नाम है ना क्या है, बताइए। तो 38 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा ICGS क्या है अक्षर है। क्या है ICGS क्या है तो अक्षर है,
नेक्स्ट आइए, करा है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में शास्त्रीय भाषा के रूप में कितनी भाषाओं को मंजूरी दी है, बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। करा है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में शास्त्रीय भाषा के रूप में कितनी भाषाओं को मंजूरी दी है, बताइए। तो 39 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना क्या होगा? तो आपका सी होगा कितनी भाषाओं को? तो 5 भाषाओं को जो है ना मतलब मंजूरी दी है। याद देखिए जिसमें कौन कौन है, मराठी है, पाली है, प्राकृत, असमिया और क्या है, बंगाली है। चलिए आगे देखिए, करा कि बिहार बजट 2026-27 में 3 फरवरी 2026 को पेश किया गया, जिसका आकार जो है ना क्या है, बताइए। करा बिहार बजट 2026-27 3 फरवरी 2026 को पेश किया गया, जिसका आकार क्या है, बताइए। तो 40 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। 347 कितना है, 589.700 मतलब 76 करोड़ रुपया है। तो क्या होगा? 3 लाख जो है 47,589.76 करोड़ क्या है, रुपया है। नेक्स्ट है करा कि बिजनेस टाइकून रतन टाटा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, बताइए। यहाँ पे देखिए आपका कूट दिया हुआ बोल रहा है, यहाँ पे पहले क्वेश्चन को समझिए। कह रहा है कि बिजनेस टाइकून रतन टाटा के संदर्भ में कौन सा कथन क्या है, सही है। यहाँ पे तीनों कथन को पढ़िए, बताइए इसमें तीनों में से कौन सा कथन सही है, बताइए क्या होगा। तो देखिए पहला कह रहा है कि 2008 में बिजनेस टाइकून रतन टाटा के बारे में बोल रहा है। 2008 में जो है ना पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, ये क्या है, सही है। दूसरा कह रहा है कि 2019 में जो है ना भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, ये क्या है, तो आपका जो है ना गलत है। इनको जो है ना भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है, ठीक है। आगे कह रहा है कि 2014 में नाइट ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया है, ये भी क्या है, तो सही। यहाँ पे 1 और 3 सही, लेकिन 2 नंबर क्या है, तो गलत है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, केवल 1 और 3 क्या है, तो सही है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 42 कह रहा है कि जनवरी 2025 में भारत सरकार ने सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की गणना के लिए कौन सा आधार वर्ष अपनाने की जो है ना घोषणा की है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि जनवरी 2025 में भारत सरकार ने सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की गणना के लिए कौन सा आधार वर्ष अपनाने की घोषणा की है। तो 42 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, वर्ष 2022 से क्या होगा, तो 23, ठीक है। तो भारत सरकार ने आर्थिक आकलनों की सटीकता बढ़ाने के लिए उद्देश्य से सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी गणना के लिए आधार वर्ष 2011 से 12 से जो है ना वर्ष क्या होगा 2022-23 में बदलने की योजना की घोषणा की है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर देखिए 43 का है कि हाल ही में शिगेरू इशिबा के त्यागपत्र के बाद जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में शिगेरू इशिबा के त्यागपत्र के बाद जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया है, बताइए। 43 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे से होगा, सनाए ताकाइची। किसने लिया? सनाए ताकाइची ने शपथ लिया है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 44 का है कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद में कितनी नई भाषाओं में अनुवाद सेवाओं के विस्तार की जो है ना घोषणा फरवरी 2025 में की है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद में कितनी नई भाषाओं में अनुवाद सेवाओं के विस्तार की घोषणा फरवरी 2025 में की है, बताइए। तो 44 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, कितने तो 6, कितने तो 6, याद रखिए। इसमें 6 में कौन कौन है? बोडो, डोंगरी, मैथिली, मणिपुरी, उर्दू और क्या है, संस्कृत शामिल है। नेक्स्ट आई करा कि वर्ष 2025 में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे नहीं दिया गया, बताइए। इसमें जो है ना करा कि वर्ष 2025 में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार इसमें किसको नहीं दिया गया, बताइए क्या होगा। तो देखिए पहला जो है ना मैरी ई ब्रूंको को दिया गया, बिल्कुल सही है। फ्रेड राम्सडेल को दिया गया, ये भी क्या है, सही है। एस कितागावा को दिया गया, क्या आपका बिल्कुल जो है ना गलत है। और सिमोन साकागुची को दिया गया, क्या है, सही है। तो यहाँ पे सी नंबर में जो है ना एस कितागावा को नहीं दिया गया है। नेक्स्ट आइए करा कि फाइंडिंग माई वे नामक पुस्तक के लेखक जो है ना कौन है, बताइए। फाइंडिंग माई वे नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो 46 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना आपका डी होगा, मलाला यूसुफजई है। कौन है? मलाला यूसुफजई है। नेक्स्ट है कि भारतीय शासन अधिनियम 1909 के अंतर्गत केंद्रीय विधानमंडल की संरचना में किस प्रकार का परिवर्तन जो है ना किया गया है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत केंद्रीय विधानमंडल की संरचना में किस प्रकार के परिवर्तन किया गया, बताइए। तो 47 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, द्विसदनात्मक विधानमंडल का सृजन किया गया है। नेक्स्ट आइए करा निम्न कथनों पे जो है ध्यानपूर्वक पढ़िए। यहाँ पे कथन क्या है, कथन यम दिया और कारण क्या है, आर है। दोनों को पढ़िए, बताइए। इसमें कूट की सदस्य सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें सही जो है ना आपका कौन सा है, बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है, पहला यहाँ पे कह रहा है ना कि भारत की न्यायपालिका जो है भारत की न्यायपालिका दुनिया के सबसे अधिक प्रभावशाली न्यायपालिकों में से एक है, ये क्या है, तो सही है। भारत की न्यायपालिका दुनिया की सबसे अधिक प्रभावशाली न्यायपालिकाओं में से एक है, क्या है, बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि विधायिका का कोई कानून या कार्यपालिका की कोई कार्यवाही संविधान के खिलाफ तो न्यायपालिका केंद्र और राज्य स्तर पर ऐसे कानून या कार्यवाही को अमान्य घोषित कर सकती है, ये भी क्या है, तो आपका सही है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना सही उत्तर क्या होगा? ए होगा। एम और आर दोनों सही है, तथा आर जो है ना एम क्या करता है, पुष्टि करता है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 49 का रहा है कि मौलिक अधिकारों के 2 वर्ग हैं।
मौलिक अधिकारों के कितने वर्ग हैं? 2 वर्ग है। कुछ अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, जबकि कुछ अधिकार भारतीय तथा विदेशी नागरिकों दोनों को प्राप्त है। तो निम्न में से कौन सा अधिकार मात्र जो है ना भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? कौन सा अधिकार है? तो 49 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे विवाह अनुच्छेद कितना है? तो 15 है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आएगा, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य है? बताइए। तो 50 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना है। क्या है? तो ये मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 51 आपका देखिए मिलान करने बोल रहा है। यहाँ पे सूची 1 में ए बी सी डी दिया और यहाँ पे क्या है 1 2 3 4 है, इसको मिलान करना है, इसमें मिलाते हैं। तो देखिए पहला क्या है? प्रविलंबन। प्रविलंबन का मतलब क्या है? तो प्रविलंबन का जो मतलब है ना क्या होगा? तो विधि द्वारा निर्धारित दंड को जो है ना अस्थायी रूप से टालना। दूसरा है लघुकरण। लघुकरण का मतलब क्या है? तो लघुकरण का जो मतलब है ये क्या है? दंड के स्वरूप में परिवर्तन कर उसे घटाना। तीसरा क्या है? विराम। विराम का मतलब क्या है? विराम का मतलब जो है ना दंड के क्रियान्वयन को भविष्य के लिए विलंबित करना। और चौथा क्या है? परिहार। परिहार का मतलब क्या है? तो दंड के स्वरूप में परिवर्तन किए गए बिना उसकी मात्रा में परिवर्तन करना। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा? 1 2 3 एक दूसरे के आमने सामने है, यहाँ पे क्या होगा? तो सही उत्तर जो है ना आपका यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा? बी होगा, 1 2 3 4 होगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 52 का रहा है कि राज्यपाल द्वारा, क्वेश्चन कर रहा है कि राज्यपाल द्वारा जारी किए गए जाने वाले अध्यादेश के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है ना गलत है? बताइए, इसमें कौन सा कथन गलत है? बताइए क्या होगा? क्वेश्चन कर रहा है कि राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेश के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है कि यह जो है ना राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेश के बारे में बोल रहा है कि यह तभी जारी किया जा सकता है जब विधानमंडल का सत्र चल रहा हो। ठीक है, ये क्या है? बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि अध्यादेश विधानमंडल का अधिवेशन शुरू होने के केवल 6 सप्ताह बाद लागू रह सकता है। ये भी क्या है आपका? सही है। तीसरा कह रहा है कि 6 सप्ताह की अवधि से पूर्व भी अध्यादेश का समाप्त किया जा सकता है। ये क्या है? तो आपका सही है। डी नंबर कह रहा है कि 12 सप्ताह की अवधि से पूर्व ऐसे अध्यादेश को समाप्त नहीं किया सकता। ये क्या आपका? गलत है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी जो है ना आपका गलत है, लेकिन ए बी सी क्या है? तो सही है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 53 का रहा है कि बिहार विधान परिषद को पहली बैठक जो है ना का आयोजन कब किया गया था? बताइए, बिहार विधान परिषद की पहली बैठक का जो आयोजन हुआ था कब किया गया था? बताइए। तो 53 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा 20 जनवरी 1913 को किया गया था। तो बिहार विधानसभा का गठन जो है ना अप्रैल 1912 में हुआ था और बिहार विधान परिषद का पहली बैठक बोलेगा तो 20 जनवरी 1913 को पटना कॉलेज के सभागार में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट आइए, करा निम्नलिखित में से कौन सा संसदीय कार्यवाही का साधन भारत की देन है? बताइए, करा निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय कार्यवाही का साधन भारत की देन है? बताइए। तो 54 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा ध्यानकर्षण क्या है? प्रस्ताव है। क्या है? ध्यानकर्षण जो है ना आपका प्रस्ताव है। नेक्स्ट आइए, करा निम्नलिखित में से कौन सा कथन कैबिनेट मतलब मंत्रिमंडल सचिवालय के कार्यों के संबंध में क्या है? तो सही है। बताइए, इसमें आपका 3 कथन दिया, बताइए तीनों में से जो है ना आपका कूट दिया, कौन सही है? बताइए, करा निम्नलिखित में से कौन सा कथन कैबिनेट मतलब मंत्रिमंडल के सचिवालय के कार्यों के संबंध में क्या है? सही है। बताइए क्या होगा? तो देखिए पहला कह रहा है कि यह सचिवों की स्थायी या तदर्थ समितियों के माध्यम से सरकार को निर्णय लेने में सहायता करता है। ये क्या है? सही है। दूसरा कह रहा है यह निर्णयों के अभिलेख को तैयार करता है। ये भी क्या है? सही है। तीसरा कह रहा है यह निर्णयों के कार्यान्वयन की निगरानी कर सकता है। ये भी क्या है? आपका सही है। तो यहाँ पे तीनों कथन क्या है? बिल्कुल सही है। तो उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। ऊपरी सभी कथन क्या है? बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 56 का रहा है कथन देखिए यम है और कथन क्या है? यन है। तो देखिए पहला कह रहा है कि भारत संघ में मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से लोकसभा और राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी है। ये क्या है? बिल्कुल गलत है। कह रहा है ना कि भारत संघ में मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से लोकसभा और राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी है। ये क्या है? बिल्कुल गलत है। और कारण यन कह रहा है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनने के लिए पात्रता रखते हैं। ये भी क्या है? तो आपका सही है। ठीक है, कारण क्या है? सही है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना डी होगा। कथन गलत है, लेकिन कारण क्या है? सही है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि यदि किसी तत्व की परमाणु संख्या 16 और द्रव्यमान संख्या 32 हो तो न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि यदि किसी तत्व की परमाणु संख्या 16 और द्रव्यमान संख्या 32 हो तो न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी? तो 57 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। कितना होगा? तो 16 होगा। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि कार्बनिक यौगिक जो है ना किस प्रकार के होते हैं? कार्बनिक यौगिक जो है ना किस प्रकार के होते हैं? बताइए। तो 58 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। सहसंयोजी क्या है? यौगिक होते हैं। नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है ना आपका असत्य है? बताइए, इसमें कौन सा कथन असत्य है मतलब गलत है? चारों कथन को पढ़िए, बताइए इसमें कौन कथन गलत है? तो देखिए पहला कह रहा है कि एक ही तत्व के सभी समस्थानिकों को एक समूह में रखा जाता है। ये क्या है? सही है। एक तत्व के सभी समस्थानिकों को एक समूह में रखा जाता है। ये क्या है? सही है। दूसरा कथन कह रहा है एक ही समूह के सभी तत्वों की संयोजकता एक समान होती है। ये क्या है? सही है। तीसरा कह रहा है परमाणु का आकार
जो है ना ऊपर से नीचे की ओर बढ़ता है, ये क्या है सही है। डी नंबर का है परमाणु त्रिज्या आमतौर पर बाएं से दाएं ओर बढ़ती है, क्या है आपका गलत है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी जो है ना आपका गलत है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि टेफ्लॉन, टेफ्लॉन जो है ना किसका बहुलक है बताइए, टेफ्लॉन जो है ना किसका बहुलक है। तो 60 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा टेट्राफ्लोरोएथिलीन का है। किसका है, टेट्राफ्लोरोएथिलीन का है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है ना दुर्बल अम्ल है बताइए, इसमें का निम्नलिखित में से कौन सा जो है ना दुर्बल अम्ल है बताइए। यहाँ पे कूट दिया बताइए, इसमें कौन जो है ना आपका दुर्बल अम्ल है बताइए, कौन कौन है बताइए। तो यहाँ पे देखिए आपका HCl क्या है, तो आपका नहीं है, लेकिन आपका CH3COOH है। और आगे देखिए आपका जो है ना H2SO4 क्या है, तो नहीं है, लेकिन चौथा नंबर क्या है आपका H2CO3 क्या है, बिल्कुल है। तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे सही उत्तर जो है ना आपका ए होगा। 2 और 4 क्या है, बिल्कुल है। तो CH3COOH H2CO3 क्या है, दुर्बल अम्ल है। और वह अम्ल जो जल में आंशिक रूप से आयनीकृत होता है वह जो है ना दुर्बल अम्ल कहलाता है। बोलेगा दुर्बल जो अम्ल है ना किसे कहते हैं, तो वह अम्ल जो जल में आंशिक रूप से आयनीकृत होता है वह जो है दुर्बल अम्ल कहलाता है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 62 करा कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं। यहाँ पे अभी कथन ए है और कारण क्या है, कथन 2 है। दोनों को पढ़िए बताइए, दोनों में से कौन सही है कौन गलत है। तो देखिए पहला करा कि मानव शरीर को सेलुलोज के पाचन में असक्षम है, ये क्या है, तो आपका जो है ना सही है। मानव शरीर सेलुलोज के पाचन में असक्षम है, ये क्या है, बिल्कुल सही है। और यहाँ पे कथन 2 कह रहा है कि मानव शरीर में स्टार्च अपघटक एंजाइम डाइस्टेज विद्यमान रहता है, ये भी क्या है, सही है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना बी होगा। 1 और 2 दोनों सही है, किंतु 2 जो है ना ए का क्या है, सही स्पष्टीकरण क्या है, नहीं है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 63 का निम्नलिखित में से कौन सा पादप कीटों को पकड़कर अपना जो है ना आहार प्राप्त करता है बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन का निम्नलिखित में से कौन सा पादप कीटों को पकड़कर अपना आहार प्राप्त करता है, कौन करता है बताइए। तो 63 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा घटपर्णी, क्या होगा, घटपर्णी होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 64 का है कि पाचन क्रिया के संदर्भ में निम्न कथनों पे जो है ना विचार कीजिए। यहाँ पे आपका 3 कथन दिया हुआ पाचन क्रिया के बारे में, इसमें बोल रहा है दिए गए कूट के माध्यम से सत कथन का चयन कीजिए। इसमें सही कथन जो है ना तीनों में से कौन सही है बताइए, क्या होगा। तो देखिए पहला कह रहा है पाचन क्रिया के बारे में, कह रहा है कार्बोहाइड्रेट सरल शर्करा जैसे कि ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है, ये क्या है, सही है। दूसरा कह रहा है कि वसा वसी अम्ल एवं ग्लिसरॉल में परिवर्तित हो जाता है, ये भी क्या है, तो सही है। तीसरा कह रहा है कि प्रोटीन अमीनो अम्ल में परिवर्तित हो जाता है, ये भी क्या है, सही है। यहाँ पे तीनों कथन क्या है, बिल्कुल सही। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, सभी कथन क्या है, सत्य है। नेक्स्ट आइए करें निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, असत कथन का जो है ना चयन करें। इसमें असत कथन मतलब गलत कथन जो है ना कौन सा है बताइए। यहाँ पे चारों कथन को पढ़िए बताइए, इसमें एक जो है ना गलत है, गलत कौन सा है बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है कि पादप का जनन भाग जो है ना पुष्प होता है, ये क्या है, बिल्कुल सही है। पादप का जो जनन भाग होता है ना वो पुष्प होता है, क्या है, सही है। दूसरा कह रहा है कि नर और मादा युग्मक के युग्मन के प्रक्रम परागकण कहलाता है, ये क्या है, तो आपका गलत है। तीसरा कह रहा है परिपक्व होने पर अंडाशय फल में विकसित हो जाता है, क्या है, सही है। और डी नंबर का है डबल रोटी का फंफूस बीजाणु उत्पन्न करने वाला एक पदार्थ जीव है, ये क्या है, तो सही है। तो यहाँ पे जो है ना आपका क्या है, ए सी डी सही, लेकिन बी नंबर क्या है, तो गलत है। तो उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना बी होगा। ठीक है, याद रखिएगा ना कि नर और मादा जो है ना युग्मक के युग्मनन का प्रक्रम निषेचन कहलाता है। इसका दूसरा कथन यह क्या है, बिल्कुल जो है ना गलत है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 66 का है कि संदेश स्थानांतरण का कार्य निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं करती है बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि संदेश स्थानांतरण का कार्य निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं करती है। यहाँ पे देखिए आपका 3 कथन दिया हुआ, बताइए इसमें कूट में जो है ना कौन सा है बताइए, क्या होगा बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है कि गोलाकार रक्त जो है ना, गोलाकार रक्त कोशिकाएं, ये क्या है, नहीं होगा। दूसरा कह रहा है कि लंबी शाखान्वित तंत्रिकाएं कोशिकाएं, ये क्या है, बिल्कुल होगा। और तीसरा कह रहा है तर्क रूपी पेशी कोशिकाएं, ये क्या है, नहीं होगा। तो यहाँ पे केवल क्या होगा, आपका केवल जो है ना आपका 2 क्या है, सही है। नेक्स्ट आइए कह रहा है क्वेश्चन नंबर देखिए 67 कह रहा है कि रसधानियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है बताइए। यहाँ पे कूट का प्रयोग करके सही कथन का चयन करें। तीनों में से जो है ना कौन सा सही है बताइए। रसधानियों के बारे में बोला है कि कौन सा कथन सही है बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है कि जंतु कोशिकाओं में ये छोटी जबकि पादप कोशिकाओं में बहुत बड़ी होती है, ये क्या है, बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है ये केवल पादप कोशिकाओं में उपस्थित होता है, क्या आपका गलत है। और आपका तीसरा कह रहा है कि एक कोशिकीय जीवों में अनुपस्थित होती है, ये भी क्या है, आपका गलत है, उपस्थित होता है। यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा केवल 1 जो है ना आपका सही है। नेक्स्ट आइए कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा आहार नाल का सबसे लंबा भाग है बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। तो 68 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा क्षुद्रांत्र है, क्या है, क्षुद्रांत्र है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 69 का रहा है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। इसमें बोल रहा है सही सम्मिलित कौन नहीं है बताइए। इसमें जो गलत है ना मतलब असत कौन सा है बताइए। यहाँ पे आपका नीचे आपका ऑप्शन दिया गया है, बताइए इसमें कौन जो है ना आपका गलत है बताइए। सही सम्मिलित कौन नहीं है बताइए।
तो देखिए पहला कर अपटू ग्रंथि क्या है, तो अपटू ग्रंथि जो आपका क्या होता है, थायरॉक्सिन हार्मोन होता है, क्या है, सही है। दूसरा बोलेगा पीयूष ग्रंथि क्या होता है, आपका वृद्धि हार्मोन कहलाता है, ये भी क्या है, सही है। और तीसरा अग्नाशय, अग्नाशय क्या है, इंसुलिन होता है, ये भी क्या है, सही। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, सभी सही क्या है, इसको मेलित है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 70 निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग टेरिडोफाइटा से संबंधित क्या है, नहीं है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग जो है टेरिडोफाइटा से क्या है, संबंधित नहीं है, बताइए कौन नहीं है। तो देखिए पहला जो है ना आपका लीवर वर्ड क्या है, यही नहीं है, लेकिन इको जो है ना इकोसेटम है, आपका सेल जिनेला है और एजोला है। यहाँ पे उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो लीवर वर्ड है क्या है, नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 71 का रहा है कि डैश किसका मतलब आवेग का ऐसा ही मात्रक, बताइए आवेग का ऐसा ही मात्रक जो है ना क्या है। तो 71 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, न्यूटन सेकेंड जो है ना आवेग का क्या है, ऐसा ही मात्रक है। न्यूटन सेकेंड क्या है, आवेग का ऐसा ही मात्रक है। बल का बोलेगा क्या है, ऐसा ही मात्रक न्यूटन है। आवृत्ति का बोलेगा तो हर्ट्ज है। ज्योति फ्लक्स का बोलेगा तो आपका ऐसा ही मात्रक क्या है, ल्यूमेन है, ठीक है। और आपका प्राध्वनिक चाल का ऐसा ही मात्रक बोलेगा तो क्या है, मैक है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 72 का, एक गतिशील बस में अचानक ब्रेक लगाने से सवारी आगे की ओर झुक जाते हैं, यह नियम किसका पालन करता है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा, एक गतिशील बस में अचानक ब्रेक लगाने से सवारी आगे की ओर झुक जाता है, यह किस नियम का पालन करता है। तो 72 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका ए होगा, न्यूटन गति का प्रथम नियम का पालन करता है। नेक्स्ट सही करा कि पृथ्वी व सूर्य के बीच दूरी यदि वर्तमान दूरी की अपेक्षा दोगुनी हो जाए तो पृथ्वी पर सूर्य द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा, बताइए। करा कि पृथ्वी व सूर्य के बीच की दूरी यदि वर्तमान दूरी की अपेक्षा दोगुनी हो जाए तो पृथ्वी पर सूर्य द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा, बताइए। तो 73 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, पहले की अपेक्षा जो है ना 1/4 होगा। नेक्स्ट आइए कराए क्वेश्चन नंबर देखिए 74 कराए, एम और एन बिंदु के बीच कुल समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें। यहाँ पे देखिए आपका चित्र दिया हुआ है, बोल रहा है कि एम और एन बिंदु के बीच, एम और जो है ना एम और क्या है एन, एम और एन के बीच के कुल समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें। यहाँ पे क्या होगा, इसका आंसर हम बता दें, 74 का जो सही उत्तर होगा ना ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, बी होगा, 4 ओम होगा। क्या होगा, तो 4 जो है ना ओम होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 75 का रहा कि बल्ब के फिलामेंट को जो है ना क्या प्राप्त करने के लिए अत्यंत पतला और लंबा बनाया जाता है। तो 75 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा उच्च प्रतिरोध। क्या होगा, उच्च प्रतिरोध होगा। तो बल्ब के फिलामेंट को उच्च प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए अत्यंत जो है ना पतला और लंबा बनाया जाता है। नेक्स्ट आइए करा आँख की जो पुतली है ना क्या है, बताइए। आँख की पुतली जो है ना क्या है, बताइए। तो 76 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे से होगा प्रकाश की मात्रा तीव्रता के अनुसार स्वतः समाहित हो जाती है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे 77 करा कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद में नीचे दिए गए भिन्न क्षेत्रों के योगदान का कौन सा सही क्रम है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद में नीचे दिए गए भिन्न क्षेत्रों के योगदान का कौन सा सही क्रम है, बताइए। तो 77 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, तृतीयक होगा, द्वितीयक होगा और क्या होगा, प्राथमिक होगा। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 78 का रहा है कि भारत में राष्ट्रीय आय के आकलन का प्रमुख योगदान जो है रहा है, कौन कौन, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा कि भारत में राष्ट्रीय आय के आकलन में प्रमुख योगदान रहा है किसका किसका, बताइए। तो यहाँ पे देखिए आपका विलियम डिग्बी का भी रहा है, सही है। दूसरा है आपका दादा भाई नौरोजी का भी रहा है, ये भी क्या है, सही है। तीसरा आरसी देसाई का भी रहा है, ये भी क्या है, सही है। चौथा है डॉक्टर आर बी राव का भी रहा है, ये भी क्या है, सही है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, 1 2 3 4। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 79 का है कि अर्थव्यवस्था में समग्र मांग में कमी के कारण उत्पन्न बेरोजगारी को क्या कहते हैं। अर्थव्यवस्था में समग्र मांग में कमी के कारण उत्पन्न बेरोजगारी को क्या कहते हैं, बताइए। तो 79 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा चक्रीय बेरोजगारी कहते हैं। क्या कहते हैं, चक्रीय बेरोजगारी कहते हैं। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 80 का कि बहुविध फसल प्रणाली निम्नलिखित में से जो है ना किससे संबंधित है, बताइए। बहुविध फसल प्रणाली निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो 80 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से अधिक फसल का उत्पादन करना। नेक्स्ट आइए कराए कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य वित्तीय संसाधनों को बैंकों से अलग करता है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य वित्तीय संस्थानों को बैंकों से अलग करता है, कौन करता है। तो 81 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा चेक आहरणीय जमाएँ जो है ना स्वीकार नहीं करना। नेक्स्ट आइए करा कि निम्न कथनों पे जो है विचार कीजिए। यहाँ पे बोल रहा है कौन सा कथन क्या है, सही नहीं है। मतलब 2 कथन दिया बताइए, दोनों में से कौन सा कथन गलत है, बताइए। क्या होगा, बताइए कौन सा कथन जो है ना आपका सही नहीं है। तो देखिए पहला करा यूरोपियन यूनियन ने वर्ष 1999 में नई मुद्रा यूरो को प्रारंभ की थी, ये क्या है आपका सही है। यूरोपियन यूनियन ने वर्ष 1999 में नई मुद्रा यूरो को प्रारंभ की, ये क्या है, सही है। दूसरा करा यूरोपीय केंद्रीय बैंक के प्रबंधन में वर्ष 2000 से वास्तविक नोट और सिक्के चलाए गए, ये क्या है, तो आपका जो है ना गलत है। ये क्या है, तो आपका गलत है। यहाँ पे आपका जो है ना 2000 नहीं होगा, क्या होगा, 2002 होगा। क्या होगा, 2002 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना आपका बी नंबर, केवल 2 क्या है तो गलत है, बाकी 1 नंबर क्या है तो सही है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट आइए
क्वेश्चन नंबर देखिए 83 का, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य यूनेस्को की अमृत सांस्कृतिक विरासत सूची में जो है ना शामिल नहीं है। यहाँ पे नहीं पूछा। देखिए अभी आपका एग्जाम होना है ना बिहार दरोगा मेंस का, आप लोग अगर एग्जाम दीजिएगा तो पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा, उसके बाद उसका आंसर दीजिएगा कि नहीं पूछा है कि हाँ पूछा है। इसमें बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एक दो क्वेश्चन गलत कर देते हैं, क्योंकि आपका मेंस का एग्जाम है तो यहाँ पे आपका हर एक क्वेश्चन आपका मेरिट डिसाइड करेगा कि हाँ एक क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन को पहले पढ़िएगा, उसके बाद आंसर को दीजिएगा कि हाँ कौन सा आंसर सही है कि गलत है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। देखिए कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य जो है यूनेस्को की अमृत सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल नहीं है। बताइए कौन नहीं है, बताइए। तो 83 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, थैयम नहीं है, लेकिन कालबेलिया है, छऊ है, मुद्दी एटू है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट ये करा कि भारत के किस राज्य में विश्व की सबसे लंबी डबल लेन टनल का उद्घाटन जो है ना प्रधानमंत्री द्वारा किया गया है। बताइए क्वेश्चन करा कि भारत के किस राज्य में विश्व की सबसे लंबी डबल लेन टनल का उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा किया गया है। तो 84 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा अरुणाचल प्रदेश के द्वारा, मतलब अरुणाचल प्रदेश में जो है ना किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भारत के किस राज्य में विश्व की सबसे लंबी डबल लेन टनल का उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा किया गया है, तो अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। नेक्स्ट ये करा कि प्रत्येक वर्ष विश्व कपास दिवस जो है ना कब मनाया जाता है। बताइए प्रत्येक वर्ष जो है ना विश्व कपास दिवस कब मनाते हैं। तो 85 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, 7 अक्टूबर को जो है ना मनाते हैं। नेक्स्ट आइए करा कि मार्च 2025 में भारत ने ऑपरेशन ब्रह्मा निम्नलिखित में से किस देश को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था। बताइए क्या होगा। तो 86 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पीडीओ का म्यांमार। क्या होगा, तो म्यांमार होगा। नेक्स्ट करा कि यूनेस्को द्वारा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में योगदान के लिए कलिंग पुरस्कार जो है ना दिया जाता है। बताइए यूनेस्को द्वारा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में योगदान के लिए कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। बताइए कौन सा क्षेत्र में। तो 87 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पीडीओ का विज्ञान के क्षेत्र में जो है ना दिया जाता है। आगे देखिए नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए 88 का रहा है कि 23 सितंबर 2025 को नई दिल्ली में 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार वितरण समारोह में किस अभिनेता या अभिनेत्री को वर्ष 2023 के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से जो है ना सम्मानित किया गया है। बताइए तो 88 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे से होगा, मोहनलाल को सम्मानित किया गया है। याद रखिएगा। नेक्स्ट आएगा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य निम्न में से जो है ना कौन है। बताइए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य निम्न में से कौन है। तो 89 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, फ्रांस है, चीन है, ब्रिटेन है, यूएसए और क्या है, तो रूस है। ये 5 देश क्या है, तो आपका संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी क्या है सदस्य है, कौन कौन, फ्रांस, चीन, ब्रिटेन, यूएसए और क्या है, रूस है। नेक्स्ट आइए यहाँ पे देखिए आपको मिलान करना है, सूची 1 को जो है सूची 2 से क्या करना है, मिलान करना है। बताइए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था। बताइए तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ, 1987 में जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। रिगो शिखर सम्मेलन बोलेगा तो कब हुआ, रिगो शिखर सम्मेलन 1992 में हुआ था। ठीक है, आगे देखिए क्योटो शिखर वार्ता बोलेगा तो कब हुआ था, क्योटो शिखर वार्ता 1997 में हुआ था। नेक्स्ट है स्टॉकहोम सम्मेलन बोलेगा तो कब हुआ, तो 1972 में हुआ था। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, तो आपका 90 का जो है यहाँ पे सी हुआ, क्या होगा, 2 4 3 1। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट है कि कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन के रूप में जो है ना प्रयोग किया जाता है। बताइए यहाँ पे क्वेश्चन करा कि कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो 91 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, प्राण। क्या होता है, प्राण होता है। ये जो सेट है ना आपका बिल्कुल जो है ना 78 पोस्ट जो आपका बिहार दरोगा आपका जो प्रारंभिक परीक्षा होगा पीटी होगा, उसी आधार पे जो है ना बहुत महत्वपूर्ण जो है सेट बनाया गया है। इसलिए पूरा सेट को अच्छे से बना लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण होगा, आपके एग्जाम में जो है ना फायदा करेगा। क्योंकि स्पेशल जो है ना आपका 78 पोस्ट के लिए आपका इसी बुक का जो है ना सिर्फ इसी प्रकाशन का रुटेरा का प्रकाशन का आपका प्रैक्टिस सेट निकाला गया है। बहुत लोग का मैसेज कॉल आ रहा था कि इसका प्रैक्टिस सेट करवा दीजिए, तो फाइनली इसी प्रकाशन का आपका स्पेशल प्रैक्टिस सेट बुक आया है। अगर आगे और आएगा तो आपको भी करवाएंगे। पहले आपका 10 जो प्रैक्टिस सेट है सारा हम कंप्लीट करवा देते हैं। तो जितना हो सकेगा सभी लोग क्लास को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कि क्लास का जो है ना कैसा लगा और क्वेश्चन का लेवल जो है ना किस प्रकार था। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 92 करानीन में से कौन सा शब्द जो है ना तत्सम का उदाहरण है। बताइए करानीन में से कौन सा शब्द जो है ना तत्सम का उदाहरण है। बताइए क्या होगा, तो 92 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, मत्स्य है। क्या है, तो मत्स्य है। नेक्स्ट आइए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 93 से क्या 94 इंटेक्शन फॉर 93 एंड सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट ऑन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पे ऑन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिया हुआ है। देखिए 93 का ए पर्सन हु हेल्प्स अनदर इन ए क्राइम। बताइए क्या होगा, तो 93 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा एनकॉम्प्लिस होगा। क्या होगा, एकॉम्प्लिस होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 94 का रहा है कि एन आर्टिस्ट वर्क स्पेशली ऑन ऑफ ए क्या है, लार्ज स्केल। बताइए एन आर्टिस्ट वर्क्स स्पेशली वन ए लार्ज स्केल। बताइए क्या होगा, तो 94 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, बी होगा, ऑपस होगा। क्या होगा, ऑपस होगा। ऑपस मतलब क्या होता है, महान कलाकृति या रचना होता है। चलिए आगे देखिए
नेक्स्ट है क्वेश्चन में देखिए 95 से आपका क्या है, तो आपका 5 आपका मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन दिया गया, इसको बना लीजिएगा। इसका आंसर हम बता दे रहे हैं, बाकी सभी लोग जो है ना जिनको भी प्रैक्टिस सेट ये बुक का लगाना है तो आप सभी लोग जो है ना ज्वाइन कर लीजिएगा। क्या बोलता है आपका बुक, आपका नज़दीकी बुक स्टोर आपको मिल जाएगा वहाँ पर। बाकी आप सभी लोग जो है ना आपको हम बता देंगे कि कैसे आपको ज्वाइन करना है। आप सभी लोग ज्वाइन करके जो है ना प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। तो देखिए 95 का जो सही उत्तर होगा ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, 95 का सी होगा। चलिए आगे देखिए 96 96 का जो सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर 96 का क्या होगा, तो बी होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 97 का जो सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 98 का जो सही उत्तर होगा, 98 का जो सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, 98 का जो है ना डी होगा। चलिए आगे देखिए 99 का जो सही उत्तर होगा, 99 का जो सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 100 देखिए मैथ का क्वेश्चन है। 100 का जो सही उत्तर देखिए, देख रहे हैं ना कि न्यू पैटर्न पे ही क्वेश्चन जैसे एग्जाम में पूछा था बिहार दरोगा प्री में, वैसा ही क्वेश्चन का पैटर्न जो है इस बुक में दिया गया है। तो आप सभी लोग जो है इस बुक का प्रैक्टिस सेट जरूर लगा लीजिएगा, आपको बहुत फायदा करेगा। ठीक है, तो देखिए लास्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 100 का जो सही उत्तर होगा ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा। तो ये रहा बिहार दरोगा मद निषेध जो पीटी एग्जाम होने वाला है, इसका प्रैक्टिस सेट नंबर 1 रहा। आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और प्लीज़ सभी लोग क्लास को शेयर कीजिएगा और क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा, कम से कम 1000 लाइक जरूर कीजिएगा, ताकि हम इसका सारा जो प्रैक्टिस सेट है ना कंटिन्यू आपका करवा दें। ठीक है, बाकी जिनको भी बिहार पुलिस मद निषेध का प्रैक्टिस सेट लगाना है, आप सभी के लिए जो है ना बिहार पुलिस मद निषेध का स्पेशल 70 दिन का 70 प्रैक्टिस सेट ग्रुप स्टार्ट हो चुका है। हमको पता है कि जो भी बिहार दरोगा मद निषेध का एग्जाम देंगे उनका जो है ना बिहार पुलिस का भी मद निषेध का भी एग्जाम है, क्योंकि ये जो है ना आपका लास्ट आप बहुत लोग का उम्र है, क्योंकि अगर ई फॉर्म अगर नहीं निकला तो कितना लोग बिहार पुलिस में फॉर्म नहीं भर पाएंगे। ये तो सब लोग भरेंगे, जो ई फॉर्म भरे होंगे ना बिहार दरोगा वाला, तो बिहार पुलिस मद निषेध कचपाल का भी फॉर्म भरे होंगे। तो जो भी चाहते हैं कि हाँ प्रैक्टिस सेट लगाएं, तो आप सभी लोग जो है ना ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। ये देखिए आपका जो है ना अंतिम प्रहार के नाम से जून माह में परीक्षा जो होने वाला संभावित आपका डेट तो पता है कि दिया गया है। मद निषेध कचपाल चलन दस्ता के लिए स्पेशल 70 दिन के जो है ना 70 प्रैक्टिस सेट का ग्रुप स्टार्ट हो चुका है। इसमें जो आज से जो है ना ये बुक स्टार्ट हो, एडिटोरिया का जो है ना मद निषेध का सिपाही का प्रैक्टिस सेट आपका जो ये बुक दिख रहा है, इसका आज से जो है ना आपका आज से ही ये ग्रुप प्रारंभ हुआ है, और ये नया ग्रुप है बिल्कुल आपका जो है शुरू से सेट नंबर 1 से टारगेट वाइज करवाया जाएगा। तो जो भी चाहते हैं कि हाँ ये इस बुक का जो है ना हम प्रैक्टिस सेट लगाएं, चाहे यूनिक पब्लिकेशन का प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 2, अगर वॉल्यूम 3 आएगा तो जो है यूनिक के बाद वॉल्यूम 3 आपका करवा देंगे। तो जो भी चाहते हैं कि बिहार पुलिस मद निषेध कचपाल का हमें प्रैक्टिस सेट प्रतिदिन लगाना मंडे टू फ्राइडे, तो आप सभी लोग इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। इस ग्रुप का फी की बात करें 99 रुपये फी है, और इस नंबर पर देखिए पेमेंट करके 7549392490 इस नंबर पर पेमेंट करके आप इसी नंबर देखिए व्हाट्सएप नंबर इसी पे स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। ग्रुप का लिंक आपको आधा से 1 घंटा के अंदर आपको मिल जाएगा। बाकी अगर कुछ पूछना हो तो इस नंबर पे कॉल करके जरूर बात कर लीजिएगा, आपको सारा रिप्लाई जो है ना आपको मिल जाएगा। बाकी जो लोग बिहार सी की तैयारी करते हैं, बिहार सी के लिए भी 50 दिन का 50 प्रैक्टिस सेट चल रहा है। इसमें आपका जो है जो भी प्रैक्टिस सेट करवाया गया आपका पीछे का सारा मिल जाएगा। अभी जो वर्तमान में प्रैक्टिस सेट चल रहा है प्लेटफॉर्म का चल रहा है, प्लेटफॉर्म का जो है ना अभी 5वां प्रैक्टिस सेट हुआ है। तो जो भी चाहते इस तीनों बुक का जो है ना प्रैक्टिस सेट कंप्लीट प्रैक्टिस सेट लगाएं, तो आप सभी लोग इस बुक को ज्वाइन कर लीजिए, इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। इसमें बेहतरीन ढंग से जो है ना आपका 100 क्वेश्चन का आपको PDF मिलता है, उसके बाद 150 क्वेश्चन का PDF मिलता है फुल प्रैक्टिस सेट, उसके बाद 150 क्वेश्चन का जो है आपका सोल्यूशन PDF के साथ आपको वहाँ पे ग्रुप में दिया जाता है। तो जुड़िए और धुआंधार तरीके से जो है ना प्रैक्टिस सेट लगाइए। आपको पता है कि देखिए सीजल 4 का जो एग्जाम होगा ना 100% इस साल हो जाएगा, हमें पता है। सीजल इंटर लेवल का हो सकता है मे भी डिले हो, लेकिन सीजल 4 का जो एग्जाम है ना आपका इस साल होने की पूरी संभावना है। बाकी आप देख लीजिए, अगर आपको लगता है कि हाँ प्रैक्टिस सेट लगाना है तो आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। इस ग्रुप का भी फी देखिए 99 रुपया है। इस नंबर पर पेमेंट करके व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, आपको ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। बाकी सभी लोग जो है ना इस क्लास के बारे में जरूर बताइए क्लास कैसा लगा। सभी लोग प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और सभी लोग जो है ना क्लास को लाइक करके जरूर जाइएगा। ठीक है, क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए क्लास में, और हाँ सभी लोग जरूर बताइएगा ना इसका जो बुक है जो क्वेश्चन लेवल था ना किस प्रकार था, सभी लोग जो कमेंट में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।